आप बहुत बार कहते हो कि सर हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमारे जीवन में ये संघर्ष है, इसलिए हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए हमारा चयन नहीं हो पा रहा। पहली बात ये हमें जान लेनी चाहिए कि मेहनत के बिना सफलता नहीं है। तो हमें ये चीज़ें पहले मेक श्योर करनी पड़ेंगे कि हमें एसएससी वाली लाइन में जाना है, बैंकिंग वाली लाइन में जाना है, या हमने डिफेंस चूज करना है। आपको लगता है कि कोई विद्यार्थी काम करते हुए भी थोड़े बहुत अपने घर परिवार अपने खर्चे चलाने के लिए कमाते हुए भी पढ़ सकता है? जी सर, बिल्कुल पढ़ सकता है। गूगल की हेल्प लीजिए या फिर टीचर्स की हेल्प लीजिए, ऑनलाइन भी काफ़ी सारा कंटेंट है। तो आप उसको पहले डिस्क्राइब कीजिए कि ये चीज़ें इसमें है और ये मैंने नहीं पढ़ रखी है और ये मेरे नॉलेज में थी, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये जो अलग कॉपी बनेगी, ये आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि हाँ, जब मैं टेस्ट में जा रहा हूँ तो मेरे को उस चीज़ से ये लग रहा था कि हाँ, कोई भी क्वेश्चन मेरे पास ऐसा नहीं है कि जो मेरी नज़रों से ना नहीं। जो गवर्नमेंट जॉब ले लेता है उसके बाद जो उसकी चीज़ें बदल जाती है, जिसको फैमिली सपोर्ट अच्छा हो जाता है, वो अपनी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर पाता है। संघर्ष, असफलता और चुनौती, ये ऐसे शब्द हैं जो हजारों बच्चों को हर साल परेशान करते हैं। आज कहानी है ऐसे ही एक शख्स की, एक ऐसे विद्यार्थी की जिसने बहुत सारे संघर्ष देखे, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया और अंततः अपना एक जो सपना था गवर्नमेंट जॉब का वो पूरा किया। खैर उनसे भी मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कहानी है। कहानी है एक महाराज की, एक राजा की। एक राजा अपने लोगों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ जा रहा होता है और वो एक किसान को देखता है। किसान को देखता है, किसान बहुत खुश है, अपना जीवन बढ़िया से व्यतीत कर रहा है, जो भी कुछ उसे मिल रहा है उससे जीवन चला रहा है। राजा परेशान कि मेरे पास सारी धन दौलत है फिर भी मैं परेशान रहता हूँ, इसके पास इतना कुछ नहीं है फिर भी खुश है। ऐसे में उनके मंत्रियों द्वारा कहा गया कि महाराज ये 99 का चक्कर है। 99 का चक्कर महाराज को समझाया गया कि आपके पास 99 चीज़ें हैं, आप 100वें की इच्छा करते हो। इस किसान के पास वो 99 चीज़ें नहीं हैं तो वो इच्छा भी नहीं करता, ऐसे में वो सुख में है। अब यहाँ पर 99 है आपके सामने आने वाली चुनौतियाँ। आप बहुत बार कहते हो कि सर हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमारे जीवन में ये संघर्ष है, इसलिए हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए हमारा चयन नहीं हो पा रहा। अब आपको सीखना है इस कहानी से। आज जिनसे मुलाकात होने वाली है इनका नाम है दिनेश भारद्वाज। इनकी कहानी में आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आने वाला लड़का जिसका पहला सपना है कि मैं किसी तरीके से अपना घर परिवार को, अपने समाज को एक सही पहचान दे पाऊँ। उसका सपना है संगीत की दुनिया में जाने का, एक सिंगर बनने का। उसका सपना ये भी है कि मैं शिक्षक बन जाऊँ। और कैसे उन संघर्षों से वो अंततः चुन लिया जाता है, अंततः उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। दिनेश भारद्वाज। बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 की परीक्षा की। इसमें सेलेक्ट होते हैं और इनकी पोस्ट है सीसी टीसी की पोस्ट पर ये सेलेक्ट होते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं दिनेश भारद्वाज। पहले आप अपने बारे में कुछ बेसिक सा बताइए, कहाँ से आते हो, किस गांव से या किस क्षेत्र से आप आते हो और कैसा माहौल है उसके बारे में। सर, पहली बात तो आपने काफ़ी अच्छी शुरुआत की सर, और ये जो संघर्ष वाली बात है, चलो इसके बारे में भी बात करेंगे। पहला मैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सर। मेरा नाम दिनेश भारद्वाज है सर, और मैं बोंदकला गांव से बिलोंग करता हूँ सर, जो अभी चरखी दादरी ज़िले में आता है और पहले भिवानी में आता था। पीछे पहले ही थोड़े ही टाइम पहले उसका डिवीज़न हुआ है। और हरियाणा से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ। एक मध्यम वर्गीय जो किसान परिवार होता है वही उसी किसान फैमिली से आता हूँ सर। और वही गांव वाली वही जो चीज़ें रहती हैं, बेसिक टिपिकली जो भारतीय संस्कृति की चीज़ें रहती हैं, उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और वही सब हमने देखा, भारतीय जो चीज़ें एक बचपन में एक बच्चा देखता है, और उन्हीं संघर्ष से जूझे भी हैं जो हर एक किसी को देखना पड़ता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी सर। कि आपने बहुत सारे संघर्ष करे, उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद क्या फील हो रहा है? सर, सिलेक्शन होने के बाद बेसिकली सबसे पहली जो चीज़ मन में आ रही है, एक तो वो आ रही है कि जो कभी मेहनत की है, किसी भी टाइम की है, वो बचपन में की है, वो 10th क्लास में की है, वो बाहर निकलने के बाद की है, या फिर कंपटीशन लेवल पे हम कह सकते हैं कि उसका एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आया है कि संतुष्ट हूँ मैं अपनी मेहनत से, कि जो मैंने मेहनत की है एटलीस्ट उसका मुझे रिजल्ट मिला है, चाहे लेट मिला है पर मिला है। इनके बारे में एक और बात बता दें, ये पीडब्ल्यू में ही यानी कि फिजिक्स वाला में ही कार्यरत थे और कार्यरत होते हुए ही इन्होंने सिलेक्शन लिया। उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपके पिताजी क्या करते हैं? सर, पिताजी जो है वो एक वही बताया, जैसे कि मैंने किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो वही जितनी हमारे पास ज़मीन है वो खेती करते थे पहले। और उसके बाद जब शहर में हम रहने लगे
तो उन्होंने ड्राइविंग की है और ड्राइविंग का उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, अराउंड 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस रहा होगा उनके पास ड्राइविंग का। और उनका बेसिक जो रीजन था हमें शहर में लेके जाने का वो भी यही था कि बच्चे पढ़ लिख लें, जो गांव का एक बेसिक माहौल हो पाता, अच्छे स्कूल या फिर अच्छी स्कूलिंग या कॉलेज ये नहीं मिल पाते। उसी कारण से जो उनकी अच्छी सोच थी, एक उनकी सात्विकता थी उनके अंदर, उसी की वजह से उन्होंने हमें शहर में लेके गए वो, और वहीं पे हमारी जो है आगे की स्कूलिंग के बाद की जो पढ़ाई थी वो शहर में उन्होंने कर। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब ये कैसे मतलब आपको पता लगा कि यार सरकारी नौकरी मुझे करनी है? कोई परिवार में या सेलेक्ट हुआ या गांव में सेलेक्ट हुआ? वो कैसे वो फील आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है? सर ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक तो जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं सर, वहाँ अगर मैं बात करता हूं तो डिफेंस का जो है वो काफ़ी बोलबाला रहा है सर। जी। कैप्टन तक के वहाँ रहे हैं, जो बुजुर्ग हमने देखे हैं, जो हमारे दादाजी ताऊजी कोई गांव में रहते हैं। एक ये भी देखा है कि मैंने जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा था बचपन से, तो ये चीज़ें देख रहा था कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो कहीं ना कहीं उस गांव में मेरे को देखने को मिली। कई जगह ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम मिलते हैं, कि कोई एक आध जिसका नाम लिया जा सकता है, बट मेरे को ये था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब की ये फ़ायदे होते हैं, ये नुकसान होते हैं, और अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो उसकी प्रतिष्ठा पर उसके पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो सामाजिक जो एक इज्जत होती है वो किस तरीके से एक आदमी की ऑटोमेटिक बदल जाती है। कि एक किसान फैमिली जो है वो अपने आप को ये समझती है कि चलो हम गुजारा कर रहे हैं, अपना बसर कर रहे हैं ज़िंदगी का, बट जो गवर्नमेंट जॉब ले लेता है उसके बाद जो उसकी चीज़ें बदल जाती है, जिसको फैमिली सपोर्ट अच्छा हो जाता है, वो अपनी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर पाता है, वो जो है वो मैं देख रहा था कहीं ना कहीं बचपन से ही। मैंने बताया जैसे आपको कैप्टन तक के लोग मैंने देखे मेरे गांव में, और डिफेंस का तो काफ़ी बोलबाला रहा है, मेजर हैं, कैप्टन हैं, और मतलब फ़ौज में तो ये रहता है कि गांव खेड़ों में एक फ़ौज का ज़्यादा ही रुझान रहता है कि बच्चा जैसे ही बड़ा हो रहा है तो वो सपना यही देखता है कि सबसे पहले कि मैं फ़ौज में, नेवी में या एयरफोर्स में, इनमें कहीं ना कहीं 12th करते ही ले लूँ। और वैसे भी जब से बच्चा बोलने लगता है तो सबसे पहले वो फौज में ही जाना चाहता है सर। वो पुलिस बनना चाहता है, वो वर्दी पहनना चाहता है, उसका जुनून उसमें होता जुनून है। यही होता है सर। अब बात करते हैं रेलवे की। आप आरआरबी एनटीपीसी 2019 आपने क्वालिफाई किया। इसमें बहुत सारे लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा था, जहाँ तक मुझे अनुमान है कई लाखों में ये संख्या थी। तो उसमें ये नहीं लगा कि यार मेरा ही क्यों होगा, इतनी सारी भीड़ है, मैं नहीं हो पाऊंगा? वो कैसे आपने वो मैनेज करा कि हाँ मेरा हो जाएगा? ठीक है सर, मैं इसको पहले शुरुआत से शुरू करते हैं सर, जहाँ से मैंने तैयारी स्टार्ट की। पहले तो मैं 10th तक मैंने अपने गांव में स्कूलिंग की है सर। उसके बाद फिर मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया था सर। तो पिताजी जो है वो मेरे को डॉक्टर बनाना चाहते थे सर, पशुओं का, वेटनरी डॉक्टर। पर मेरे को कहीं ये था कि जो फैमिली सपोर्ट है वो पैसे का है, फाइनेंशियली वो चीज़ें फिजिबल नहीं हो पाएंगी। तो मेरा खुद का, और प्लस में मामा जी टीचर है, गवर्नमेंट जॉब में वही थे पहले, तो उनका यही मानना था कि फाइनेंशियली चीज़ों को देखते हुए आप पॉलिटेक्निक कीजिए, जल्दी जॉब जो है वो गेन करने के लिए। और उस टाइम पे ठीक ठाक क्रेज था सर जब मैंने एडमिशन लिया, बट वो चीज़ें इतनी बदली कि रिसेशन का दौर इतना आया कि 3 साल में चीज़ें सभी बदल गई जी। तो पहले तो मेरा यही था पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते वक्त तो कि ठीक है पॉलिटेक्निक करेंगे, किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन करेंगे और घर वालों को सपोर्ट करेंगे। पहला तो यही था सर, गवर्नमेंट जॉब का उस टाइम तक तो नहीं था मेरा। पर जैसे जैसे वो रिसेशन का दौर, मेरे को पता चला कि कंपनियां भी नहीं आ रही हैं, बच्चों को जॉब भी नहीं मिल रही हैं, सीनियर से बात कर रहे थे, तो उसके बाद जो है पॉलिटेक्निक के जो माहौल में वो एक दोस्त मिले थे मेरे को, 4-5 दोस्त जो हमारे साथ रहते थे हमेशा। अभी वो CDS में सिलेक्ट हुए हैं, रैंक 2 थी उनकी ऑल इंडिया, और अभी जेट फाइटर पायलट में है, दीपांशु धनखड़ करके। तो उन्होंने वहाँ से हमने ये चीज़ें देखी कि जो एक स्टूडेंट हमारे बीच ऐसा था कि जो गवर्नमेंट जॉब की बात करता था, जिसको गवर्नमेंट जॉब की चीज़ें पता थी, डिफेंस की चीज़ें पता थी। तो वहाँ से ये चीज़ें पता चली कि अगर ये कर रहा है बातें, ये कर सकता है, तो शायद हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हम भी जॉब ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बहुत बार हम ये सुनाई देता है हमें, बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि दोस्त कम बनाओ प्रिपरेशन के दौरान, तैयारी के दौरान, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। और कुछ लोग वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे होते हैं कि दोस्त ज़रूर बनाओ, क्योंकि तैयारी का ये जो चरण होता है कई बार बहुत लो भी फील करते हो आप, अपने आप को अकेला महसूस करते हो, समाज से कट जाते हो, आप किसी फंक्शन में नहीं जा रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पा रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, आप अपने दोस्तों को भी समय नहीं दे पाते। तो क्या लगता है कि दोस्ती ज़रूरी है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए?
सर मेरा कंसर्न इस पे अलग है, सबका अपना एक जी। माइंड होता है सेट चीज़ों पर, तो मेरा इस पे अलग माइंड सेट है। मैं कहता हूँ कि दोस्ती ज़रूरी है सर, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक मेरे तैयारी के फेज में एक ऐसा टाइम भी आया था सर कि मेरे को ये इतना लो फील होने लगा था कि मैं किसको अपनी चीज़ें बताऊं कि मैं ये चीज़ें फील कर रहा हूँ। क्योंकि जब एक मैच्योर लड़का हो जाता है तो वो माँ बाप को कभी चीज़ें नहीं बता पाता सर कि मैं कहाँ लो फील कर और रहा वो हूँ। बताना भी नहीं और चाहता वो कि ये बताना भी परेशान नहीं हो चाहता रहा कि मैं अगर बताऊंगा तो फिर वो अगर कल वही लो फील करने लग जाएंगे तो फिर कैसा फील होगा घर पे, वो माहौल ही अलग हो जाएगा सर। तो कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए सर, ज़्यादा नहीं कहता मैं, बट 2 3 4 जो भी अच्छे हमें मिले, कुछ ऐसे होने चाहिए जिनसे हम अपनी अच्छी बातें, बुरी बातें, या फिर हम क्या फील कर रहे हैं, लो हाई, हमारे खुशी में, हमारे दुख में हमारे साथ जो रहे, वो दोस्त हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सर लाइफ में, जो मैंने फील किया है। तो कुछ ऐसे दोस्त थे मेरे जिनको मैं अपनी सभी बातें, जैसे लो की है या फिर मेरे दुख की है या फिर मेरे को कोई अच्छी चीज़ मिली है, तो मैं उनके साथ शेयर करता था और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है, जिसके कारण आज मैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट भी हूँ सर। अच्छा, ये सारी बातें हुई सिलेक्शन की। अब जी बात सर। ये भी है कि बहुत सारे एग्ज़ाम एक विद्यार्थी अपने जीवन में देता है और उनमें से एक में सेलेक्ट होता है, दो में सेलेक्ट होता है। लेकिन कई बार विद्यार्थियों का जो टकराव जो होता है जी वो सर। पहली विफलता में वो बिखर जाते हैं। बिल्कुल सर। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा? सर बिल्कुल हुआ है। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट का, वो मुझे याद है सर। मैं उड़ीसा में एक गोपालगंजम करके एक यूनिट है सर आर्मी की, वहाँ क्लर्क के फॉर्म निकले थे ऑफलाइन, और मैं वो एग्ज़ाम देने गया था सर फर्स्ट। और वो एग्ज़ाम मैंने डाल दिया था, इतनी नॉलेज उस टाइम पे थी नहीं। वहाँ सिर्फ किसी एक स्पेशल कास्ट के लिए जॉब थी सर, जैसे SC ST में, वहीं उसी की पोस्ट निकली थी सर। निकली जनरल की भी थी, बट किसी रीजन के कारण वो जो है रद्द हो गई थी, तो वो SC ST के लिए ही पोस्ट बची हुई थी वहाँ पर। तो एग्ज़ाम उन्होंने सभी का कंडक्ट करवाया, मैंने एग्ज़ाम दिया सर, वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया था। बट उन्होंने ये बात अनाउंस कर दी थी कि जनरल की और इसकी पोस्ट रद्द हो चुकी है, सिर्फ SC और ST के लिए पोस्ट है। तो एग्ज़ाम के बाद ये तो अच्छा लगा कि चलो मैंने पहला ही एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, बट एक विफलता ही थी कि गवर्नमेंट जॉब तो हाथ में नहीं थी। और उसके बाद जो है ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा सर, विफलता का एक नहीं। RRB JEE 19 वाला दिया सर, SSC JEE मैंने 17 वाला दिया, दोनों में विफलता रही सर। SSC CHSL दिया सर 17 वाला, उसमें भी विफलता रही। मेरे आर्मी यूनिट क्लर्क का दिया सर, उसमें फिजिकल नहीं हुआ सर। तो विफलताएं तो इतनी देखी है कि सर अंदर से आदमी टूटने तो लग जाता है। ऑब्वियसली मैं भी टूटा हूँ सर, मेरे को भी ये लगने लगा था कि गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाएगी या नहीं मिल फिर पाएगी। कहीं ना कहीं अपने आप पर भी शक होने लगता है कि शायद मैं इस चीज़ के लिए बना बना हूँ। नहीं हूँ सर। तो उसको कैसे टैकल करा? कि एक तो सर जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं, जो वो ऑरा क्रिएट करते हैं, वो बहुत मैटर करता है सर। जी। जैसे कि मेरे माता पिता हैं, छोटी बहन है, मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्टिव मेरे छोटी बहन को दूंगा सर, कि वो उसने मुझे इतना सपोर्ट किया है। जब भी मैं कभी टूटने की बात करता था कि नहीं हो पाएगा अब तो मैं प्राइवेट करूँगा, मैं घर वालों को सपोर्ट करूँगा, तो बस कि तू जिस चीज़ के लिए बना वो कर, तो इस चीज़ के लिए नहीं बना है, तू पढ़ने के लिए बना है या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए बना है या टीचिंग के लिए बना, तेरा वही काम है, तो इन प्राइवेट चीज़ों में मत भाग, अपनी चीज़ों को मत फैला। तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर। और कुछ मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने यही बोला कि नहीं, चीज़ें क्यों बिखर रही है वो देखो, बिखर रही हैं ये चीज़ें मत देखो, ठीक बात। रीजंस देखो। तो उनका मैं काफ़ी सर इस चीज़ के लिए धन्यवाद करूंगा कि मेरे जो साथ में लोग थे वो पॉजिटिव रहे मेरे साथ और अच्छा क्रिएट किया, जिसके कारण मैं आज सर सिलेक्ट हुआ। अच्छे लोगों का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है और आपकी सफलताएं असफलताएं तय बाद में होती हैं। अच्छे लोग आप खुद तय कर सकते हो, क्योंकि जी सर। सफलता असफलता आप मेहनत करते हो, नहीं मिलती, कई बार देरी से मिलती है लेकिन मिल जाती है। जी सर। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि RRB NTPC जैसे आपने दिया और RRB जी NTPC सर। आपका हो गया, जी सर। आपने कोई बैकअप प्लान रखा था कि अगर नहीं होगा तो ये करूंगा? जी सर, मैंने 18 से सर टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। 18 से पढ़ाना पहले चालू कर दिया? जी सर, 18 से पहले मैंने काफ़ी प्राइवेट जॉब किए सर। प्राइवेट जॉब का मेरा ये रहता था 6 महीने कर लिया, 8 महीने कर लिया, 1 साल कर लिया, बट उसके बाद मेरे को लगने लग जाता था कि ये जॉब तेरे लिए नहीं बनी है, या फिर मेरा मन नहीं लगता था, या फिर वहाँ कोई इशू मेरे साथ क्रिएट हो जाते थे। बट वो थी सर, शायद किस्मत खींच रही थी मेरे को गवर्नमेंट जॉब की साइड, तो वो चीज़ें फिजिबल नहीं हो पा रही थी सर। फिर मेरे को ये पता चल गया था कि अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो मुझे पढ़ाई से जुड़ा ही रहना पड़ेगा, वो किसी भी वे में जुड़ा रहूँ मैं। तो सर मैं स्टूडेंट को, बाकी को भी सलाह दूंगा कि अगर जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि मिडिल फैमिली को करनी पड़ेगी सर सपोर्ट, जी। अगर घर वालों को सपोर्ट नहीं, एटलीस्ट खुद का खर्च निकालने के लिए तो करनी पड़ेगी।
मेरे साथ एक चीज़ और भी अच्छी रही सर, मेरे पिताजी को मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज तक मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं डाला सर। मैं 27 का हो चुका अभी, तो उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि मेरे को तेरे से ये फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या फिर तुझे ये चीज़ करनी होगी। तो इसके लिए मैं बड़ा उनका आभारी रहूँगा सर हमेशा के लिए, कि उन्होंने कभी फाइनेंशियल बर्डन मेरे को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तू जो करना चाहता है वो तू कर, मैं सपोर्ट में खड़ा हूँ और मेरे को तेरे से अभी कोई फाइनेंशियल चीज़ें नहीं चाहिए। ये बड़ी बात होती है जब एक विद्यार्थी इस बात को पहचान लेता है कि उस पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, जी सर। फिर भी आप ये कि मैं यार किसी ना किसी तरीके से किसी व्यवसाय में जुड़ा रहूं जी और कुछ पैसा अपना थोड़ा बहुत अपना खर्च निकालता रहूं या परिवार को भी किसी तरीके से सपोर्ट करता रहता हूं, तो एक अच्छे विद्यार्थी, एक मैच्योर विद्यार्थी की यही पहचान होती है। और बड़ी अच्छी बात होती है उन पेरेंट्स के लिए भी जिनके बच्चे ये सोच से आगे बढ़ते हैं। आपने फिजिक्स वाला में काम किया। जी सर। फिजिक्स वाला में आप क्वांट के एसएमई थे और एसएमई हैं, अभी भी हैं। जी सर। कल शायद इनका लास्ट वर्किंग डे है। और आप एसएससी वाला पे देख रहे होंगे, आप यूपी एग्ज़ाम वाला, बिहार वाला पे। तो क्वांट मतलब कि मैथ से संबंधित जितने भी सवालों को तैयार करना, कंटेंट क्रिएशन, वो सारा मैनेज यही करते थे। अब मेरा एक और सवाल ये है कि अक्सर बहुत शिकायतें ये भी आती हैं और हमने बहुत बार ये सलाह हमने भी सुनी कि तैयारी करते रहो, बस तैयारी करते रहो। अगर उसमें आपने नौकरी पकड़ ली तो आपको पैसे का चस्का लग जाएगा, कमाने की तरफ आप ज़्यादा बढ़ जाओगे, आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो वो बैलेंस कैसे हुआ? जी सर, मैं इसके ऊपर पहले बात करना चाहता हूँ सर। जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, जब तक वो प्री प्लान पहले से नहीं है सर, जैसे कि मैं नहीं था सर, 10th तक मेरे को चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था, या कॉलेज तक मेरे को चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था कि गवर्नमेंट चीज़ें कैसे रहेंगी, कैसे मैं एग्ज़ाम निकालूंगा, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो हम क्या करते हैं, जितने भी तैयारी वाले स्टार्टिंग वाले बच्चे हैं, 1 से 2 साल सिर्फ हमें ये समझने में लग जाता है कि हम क्या गलत पढ़ रहे हैं और क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। अक्सर हम लोगों के साथ, खास करके जो गांव खेड़े से जो आते हैं, हम लोगों के साथ एक बड़ी समस्या ये आती है कि हमें पता ही नहीं है कि क्या कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सर। क्या पढ़ना है। जी सर। शुरुआत में जब जोश होता है कि मैं तैयारी करूंगा, मैं सिलेक्शन ले लूंगा, वो साल 2 साल उसको समझने में ही बीत जाता है। जी सर। और साल 2 साल बीतने के बाद वो अपने आप को भी महसूस करने लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, मेरा समय बहुत जा रहा है। जी सर। कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जिम्मेदारियों का एहसास अपने आप भी होने लगता है। तो ये बड़ी बात होती है। ये बहुत सारे गांव वाले विद्यार्थियों में खास करके मैंने देखा कि यार ये फील होता है उन्हें। अब आपने पीडब्ल्यू में काम किया, तो पीडब्ल्यू का कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा था? उससे हेल्प मिली आपको तैयारी में या कोई ऑब्स्टकल आया? आप साफ बता सकते हैं? सर 2019 में एग्ज़ाम ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था सर एग्ज़ाम का, और 2020 में सर फर्स्ट प्री हुआ था सर इसका, मेरा जो 2020 में हुआ था। और उसके बाद फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया था, तो बीच में ही गैप आ गया था सर। प्री फिर 2021 में भी हुआ है सर। दोबारा। ठीक है। उसके बाद फिर इनका रिजल्ट आया था, उसमें भी चीज़ें बदली सर, बच्चों ने आंदोलन किया। तो उसके बाद फिर मेंस के जो है वो मेंस हुआ सर इसमें 22 में सर, और उसी में फिर इन्होंने टाइपिंग वाइपिंग करके और 22 में रिजल्ट निकलने स्टार्ट कर दिए सर। तो मैं यहाँ पर तो 23 से हूँ सर पीडब्ल्यू में। तो पीडब्ल्यू का वर्क एनवायरनमेंट अगर बात करें तो सर मेरे को, मैं काफ़ी कंपनी में भी काम कर चुका सर, काफ़ी जगह वर्क एनवायरनमेंट मतलब बहुत ही अच्छा लगा सर। आपको लगता है कि कोई विद्यार्थी काम करते हुए भी थोड़े बहुत अपने घर परिवार, अपने खर्चे चलाने के लिए कमाते हुए भी पढ़ सकता है? जी सर, बिल्कुल पढ़ सकता है। मतलब ये है कि कुछ जॉब होती हैं सर जो माइंड को थकाती हैं, कुछ जॉब होती हैं जो हमें फिजिकली थकाती हैं सर। आप कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हो सर मेंटेन और बैलेंस बना के, कि मैं इतने घंटे जॉब करूंगा, इससे मेरी पर्सनल जो चीज़ें हैं वो चल जाएंगी, और इसके बाद मैं चीज़ों को रोक दूंगा कि नहीं, मुझे ये भी नहीं करना कि मैं 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इतना थक जा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ माहौल हमने भी देखा कि यहाँ अगर कोई तैयारी भी कर रहा होता है तो उसे मोटिवेट किया जाता है, उसे टाइम पे फ्री भी कर दिया जाता है कि जाइए आप अपनी तैयारी करिए। सर स्टाफ जो है वो बहुत सपोर्टिव इस चीज़ के लिए, कि तैयारी के लिए, या फिर अगर हम कहते हैं कि हमें अभी और पढ़ना है या फिर चीज़ें ऐसे करनी है, तो वो समझते हैं उस चीज़ को और उसे सपोर्ट भी करते हैं। ये मैंने देखा है सर, मेरे टीम लीडर हैं या फिर जो अदर मैं देखता हूँ आसपास में, वो अच्छा स्टाफ है सर, और एनवायरनमेंट जो है वो सपोर्टिव है, ये मैं कहूँगा सर। हाँ, तो बिल्कुल सिलेक्शन होने में भी, सिलेक्शन होने के बाद भी और काम करते हुए भी आप सिलेक्शन लेते हो तो बड़ी बात होती है। जी सर। और जब आपको एक मतलब ऐसी कंपनी मिल जाए जहाँ वर्किंग एनवायरनमेंट आपका बड़ा प्यारा हो, आपको लीडर्स ऐसे मिले जो आपको मोटिवेट करें,
आपके काम के साथ साथ आपको प्रिपरेशन भी करने का मौका दें, तो वो बड़ा अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं रिजल्ट भी वो देता है। अच्छा ही आता सर। अब बात करें कि यार एक विद्यार्थी को किस उम्र में तैयारी कर देनी चाहिए, मतलब शुरू कब कर देनी चाहिए, 10वीं के बाद 12वीं, क्योंकि बहुत इस पर जिरह चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि बचपन मत छीनो, आराम से पढ़ने दो, 10वीं 12वीं तक खेलने दो, कूदने दो, इधर उधर बहुत सारे, उसको बचपन जीने दो। कुछ ये भी कहते हैं कि आप बचपन जीने के चक्कर में विद्यार्थी को इतनी छूट मिल जाती है कि वो उस सीरियसनेस को, गंभीरता को भूल जाता है। हालांकि मेरा पर्सनल इसमें यह है कि गंभीरता अगर उसमें खुद में होगी तो घर परिवार से कितनी भी छूट मिल जाए और कैसे भी छूट मिल जाए, वो गंभीर हो जाएगा सही समय पर। आपका क्या मानना है? सर इस पर मैं विस्तार से बात करूंगा आपसे कि तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए और ये जो चीज़ें हैं ऑब्स्टेकल्स, ये माइंड वाली ये चीज़ें कैसे हम हटा सकते हैं, इन चीज़ों को कैसे दूर रख सकते हैं और कैसे अपना माइंड सेट तैयार कर सकते हैं। कि जैसे तैयारी का तो ये है सर, पहले से अपना 12th तक माइंड आप सेट कर लीजिए कि गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट चाहिए या मेरी क्या लाइन है। 12th तक का ये माइंड सेट हो जाना चाहिए सर आज के बच्चे का। पहले की चलो चीज़ें ठीक है सर, फिजिबल हो जाती थी, अब जो है कंपटीशन लेवल इतने बड़े स्तर पर है कि हमें अगर माइंड सेट अच्छा नहीं है, अप्रोच अच्छी नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है हमारे पास, तो हम कितने घंटे भी पढ़ लें सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे सर, ये श्योर है। तो सबसे पहले हमें ये श्योर करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एग्जाम हमें कौन सा देना है या नहीं देना है। दूसरी बात है सर, जैसे जो गलतियां मैंने की सर, एसएससी निकल गया, मैं एसएससी के पीछे भाग चुका, रेलवे निकल गया, मैं रेलवे का भर दिया, कोई स्टेट एग्जाम निकल गया, मैंने स्टेट का भर दिया। सबसे पहली बात है एग्जाम को मेक श्योर करो कि मेरे को यही देना है, सीजीएल देना है। अब सीजीएल में सर 4 एग्जाम हमारे कवर हो सकते हैं। सीजीएल जो देगा वो सीपीयू भी दे सकता है, सीएचएसएल भी दे सकता है, एमटीएस भी दे सकता है, स्टेनो है तो स्टेनो भी दे सकता है। ये एग्जाम तो कहीं नहीं जाने वाले, जीडी भी दे सकता है सर। ये इनका क्या है कि मिला जुला ही सिलेबस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सर। अगर सीजीएल की तैयारी करें तो सीएचएसएल हम आराम से दे सकते हैं, सीपीयू हम आराम से दे सकते हैं। अगर बैंकिंग में कर रहा है तो वो पीओ की तैयारी कर रहा है तो वो क्लर्क दे देगा जी, आईबीपीएस भी दे देगा, आरआरबी भी दे देगा। तो हमें ये चीज़ें पहले मेक श्योर करनी पड़ेंगे कि हमें एसएससी वाली लाइन में जाना है, बैंकिंग वाली लाइन में जाना है, या हमने डिफेंस चूज करना है। डिफेंस करना तो हम सीडीएस एनडीए यही करेंगे सर। तो उन चीज़ों को पहले आप डिफाइन करो अपने माइंड में कि मुझे करना क्या है। उसके बाद तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप स्ट्रेटजी पहले किसी भी रैंडम किसी का भी यूट्यूब पे उठाकर देखो कि उन्होंने क्या किया है। फॉलो मत करो बट रैंडम देखो एक बार कि चीज़ें कैसे जा रही हैं। एटलीस्ट उससे आपको पता चले कि हम करेंगे क्या, हमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि कई बार ये भी देखने को मिलता है कि अक्सर विद्यार्थी कुछ चयन कर लिए जाते हैं, उनका चयन हो जाता है और बाद में वो परेशान होकर छोड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। जी सर। और उसके कारण से जो एक विद्यार्थी डेडिकेटेड था, शायद उनके जस्ट पीछे खड़ा था, वो भी सिलेक्शन से वंचित रह जाता है। सर। तो एटलीस्ट आपको वो समझना पड़ेगा कि आप जिस प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें काम क्या होता है, उसमें वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है, आपको कहाँ पोस्टिंग मिलती है। ये सारी चीज़ें शायद सिलेक्शन से पहले मैटर नहीं करती, लेकिन सिलेक्शन के बाद आपको बड़ी परेशान करती हैं। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। जी सर। अब ये बातें हो गई, अब थोड़ा सा हम लाइट करते हैं। आपने कहा सिंगर भी बनना चाहते थे। जी सर। तो कुछ करा उसमें? सर सिंगिंग स्टेज मैंने 8th तक स्टेज शेयर किए हैं सर। अच्छा, वो जो गांव खेड़ों में या फिर हमारे आसपास की चीज़ें, रागनी चलती है वहाँ तो? हाँ, रागनियाँ जो चलती हैं, रागनियों में है, और जो पहले जो हमारे सत्संग टाइप रहते हैं, भजन लोकगीत भी होता है, और फिर जो स्कूल में क्लास में जो बाल सभाएँ रहती हैं उनमें। और 8-9 तक मेरा बहुत अच्छा था सर। और उसके बाद शायद थ्रोट प्रॉब्लम होगी सर, तो आवाज़ वो चीज़ें नहीं रही। तो ये था, गला बदलता है। हाँ, जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो वो पिच जो है वो हाई होने लग जाती है। तो उसका एक रीज़न ये भी था। बट मैं चीज़ों से जुड़े रहने के लिए म्यूजिक बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और अब मैं लिखने लगा हूँ सर, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। अच्छा, म्यूजिक की बात आई और मुझे भी एक बड़ी जिज्ञासा हुई, क्योंकि मैं भी जब प्रिपरेशन करता था जी सर, तो मुझे मेटालिक सॉन्ग, मतलब बिल्कुल धूम धड़ाम वाले गाने चला लेता था मैं। ओके। और बहुत सारा लाउड वॉइस के अंदर म्यूजिक चला के आराम से पढ़ता रहता था। फिर मैं 2 घंटे बैठूं, 4 घंटे, मुझे नहीं पता चलता। जी सर। मुझे कई बार मेरे सीनियर्स बहुत बार कहते थे कि यार ये डिस्ट्रैक्शन होता है। आप कैसे दिखते हैं? सर मैं म्यूजिक के साथ तो नहीं पढ़ सकता सर। मेरा तो यही माइंड सेट है कि जब मैं म्यूजिक में हूँ तो फिर वो मैं बस सॉन्ग ही सुनता हूँ। अच्छा। मैं अदर कोई वर्क नहीं करता। और मेरे को लाइट म्यूजिक ज़्यादा पसंद है, जैसे जगजीत सिंह हो गई और नुसरत अली फतेह खान हो गए, तो मैं ये चीज़ें ज़्यादा सुनता हूँ सर। गज़ल टाइप है,
और या फिर कोई नज्म है वो ज़्यादा सुनता असल में सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, पढ़ने का अलग तरीका होता है। शायद मैं सुनता था कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, मैं किसी की तरफ देखूँ ना, कोई चहचहाट हो, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता जी चले। सर। मैं अपने आप को वो चारों तरफ एक वैक्यूम क्रिएट करता था। और आपने कहा कि आप उस तरीके से कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा, एक बड़ी समस्या और विद्यार्थियों में जी देखी सर। जाती है, बर्नआउट। बर्नआउट क्या होता है? जब आप लगातार एक ही काम करते चले जाते हैं तो उससे मन आपका ऊब जाता है, फिर आपका मन नहीं करता कई दिनों तक। जब ज़बरदस्ती आपसे काम करवाया जाए, ज़बरदस्ती आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो नहीं मन करेगा, दिमाग में नहीं जाता। तो क्या सच में होता है बर्नआउट, और उससे बचने के लिए क्या किया जाए विद्यार्थियों को? सर ये है, देखो दो चीज़ें हैं सर, पढ़ना सबसे आसान है और कंटिन्यू पढ़ना सबसे मुश्किल है सर। जी। ये दो चीज़ें हैं सर, ये माइंड में सेट करनी पड़ेंगी बच्चे को अगर तैयारी में वो आ रहा है तो आज के टाइम पे। एक पहली बात तो हमें सर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि एक साल मेरे को तैयारी करते और मैं सोच रहा हूँ या फिर मेरे घर वाले सोच रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं आ रहा बच्चे का। सर 1 से 1.5 साल बच्चे को अगर कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा है तो सिलेबस होल्ड करने में लग जाते हैं सर। अगर मैं 6 महीने में सोचूं कि मैं एक बार मैंने किसी क्वांटी की बुक को निकाल लिया, एक बार किसी रीजनिंग की बुक को निकाल लिया, तो मैं अपने आप को ये समझने लग जाऊं कि मेरे सभी एग्जाम निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो ये चीज़ें हमें अपने माइंड में सेट करनी पड़ेंगी। दूसरा, बर्नआउट वाली जो चीज़ें हैं सर, कभी कभार ऐसा होगा कि किताबों को फाड़ दूँ, पढ़ूँ ही ना, करता है मन। बंद कर दूँ, प्राइवेट जॉब कर लूँ या फिर छोड़ दूँ, बिजनेस कर लूँ। ये माइंड में आएंगे आइडिया कि मैं ये ही क्यों कर रहा हूँ, ये सबसे खराब काम है, ऐसा भी आएगा सर। उसके लिए ये है सर कि जब ऐसा माइंड हो अपना कि चीज़ें खराब लगने लग जाए तो एक ही काम कर सकते हैं हम, बाहर घूमने निकल जाओ, पढ़ाई छोड़ दो कुछ दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। और दूसरा मैं ये कहूँगा सर, जैसे हम अब लाइब्रेरी की सीटिंग कर रहे हैं कहीं भी है सर, तो लाइब्रेरी में अगर हमारा पढ़ने का मन नहीं है तो आप जाइए ज़रूर सर। 8 घंटे की सीटिंग है तो 2 घंटे बैठ के आइए, मूवी देख के आ जाइए, आप कुछ भी करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, आपको कोई नई चीज़ पढ़ने को मिलती है वो पढ़िए, नोवेल पढ़िए, म्यूजिक सुनिए लगा के, जो भी हेडफोन, बट मतलब वो है कि कंसिस्टेंसी रखो सर, उससे बॉडी की जो है ना वो हैबिट चेंज नहीं होगी सर। मतलब ये है कि आपको एक शौक जिंदा रखना जी सर। पड़ेगा। म्यूजिक का शौक है, मूवी देखने का शौक है, सिनेमा देखते हो, तो जब भी बर्नआउट की सिचुएशन हो तो आप अपने उस शौक को पालें, मतलब 1-2 दिन दें आराम से, और कंप्लीटली जोन आउट हो जाइए उस पढ़ाई से और वापस वहाँ पर आ जाइए। जी सर। मुझे लगता है उससे इंटरेस्ट भी बढ़ेगा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा सर, और थोड़ा माहौल भी बनेगा, माहौल भी दिमाग पे प्रेशर भी बनेगा और जल्दी से आप चीज़ें ग्रेस्प कर पाएंगे। या फिर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा सर आपको पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो सर। जैसे मेरा मैथ था सर, मैं कभी भी अगर बर्नआउट वाली सिचुएशन में आता था तो मैं बाकी चीज़ें छोड़ देता था बिल्कुल, मैथ के वो चैप्टर्स उठाता था जो मुझे बार बार रिपीट करने चाहिए, या फिर मेरी कहीं कमी आ रही थी एडवांस उठा लिया, कभी कोई ऐसी चीज़ देख ली कि मेरे को तरीका और आसान करना है उसका टीचिंग के लिए कि उसको अच्छा कैसे बता पाऊँ बच्चों को, तो उन चीज़ों को आप कर सकते हो। आप किसी का हिस्ट्री अच्छा तो आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, किसी का इंग्लिश अच्छा तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। उस टाइम में वो चीज़ें पढ़िए जो आपके मन को, आपको एक वो डोपामिन जो करके एक बोलते हैं ना सर कि हमारे शरीर को जो है वो अच्छा लगता है कि हाँ यार ये चीज़ सही है, आप वो काम कीजिए। अब उसमें घूमना हो सकता है, फ्रेंड से बात करना हो सकता है, आपका जो है म्यूजिक हो सकता है, किताबें अच्छी हो सकती हैं कोई पढ़ने के लिए, या फिर कोई वेब सीरीज़ वगैरह देखने के लिए जो आजकल ज़माना चला हुआ है OTT का, तो वो आप कर सकते हो सर। वो चीज़ें सही रहेंगी। आप 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का गैप भी दे सकते हो सर, कंसिस्टेंसी में रहेगा और ये चीज़ें आएंगी, बार बार आएंगी, एक बार नहीं सर। एक और अहम सवाल ये भी है कि सोशल मीडिया, जी सर। अक्सर हमें सुनाई देता है कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमें स्लो करता जा रहा है, हमारे कंसंट्रेशन पावर को कम करता चला जा रहा है। क्या एक विद्यार्थी को सही मायने में सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए? सर मेरा मानना है कि डिस्ट्रैक्ट तो करता है सर, बिल्कुल करता है। और ऑनलाइन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर हम अपनी पढ़ाई की बात करें तो ऑनलाइन में हमें एक ये भी है ना लॉस देखने को मिला है कि हमारे पास इतना कंटेंट हो गया कि हम सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा कंटेंट अच्छा है, क्या हमें पढ़ना चाहिए। इतने टीचर्स हो गए हैं, या फिर इतनी जो है हमारे पास PDF हो गई हैं, या फिर इतनी हमारे पास क्लासेज हो गई हैं कि हम पहले तो उसी चीज़ में उलझ के रह जाते हैं कि क्या पढ़ें। हमारे गांव में भी कहावत है, जिस दिन ज़्यादा खाना बने और ज़्यादा तरह के व्यंजन पकवान जब घर में बनते हैं तो पेट नहीं भरता। नहीं बढ़ता। जब एक ही बनता है तो आराम से सुकून से खाया जाता है। जी सर। तो सोशल मीडिया, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज आपको करंट अफेयर्स से भी जागरूक होना पड़ेगा, आपको देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे भी जागरूक होना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया को एज ए हथियार आप साथ लें,
एज ए लेजर यूज ना करें, मतलब आराम की दुनिया या आप फ्री मतलब फ्री होल्ड वाली दुनिया के अंदर ना जाने का, उसमें ये आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़े। मैं बताता हूँ सर, जैसे कि अभी रील्स का ज़माना चला हुआ है सर। बच्चा एक बार रील्स देखने बैठता है, मैं भी खुद भी मान लूँ, तो हमें टाइम का नहीं पता चलता कि कैसे टाइम निकल जाता है, हमें खुद ही नहीं पता चलता। 8 बजे बैठे हैं, 9 बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे, 11 भी बज सकते हैं सर। ये मतलब एडिक्शन ये हो जाता है सर, बार बार अगर हम रिपीट चीज़ों को करते हैं तो, क्योंकि उसमें अलग अलग कंटेंट अलग आ अलग रहा है, कंटेंट आता है और कम टाइम का आता है सर। कम टाइम में हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वो उसमें इंटरेस्ट बना रहता है सर। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप तैयारी के अच्छे फेज में हैं, आप कुछ चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे कि रील्स वाली चीज़ें ना रखें सर। मेरा मानना है कि रील्स जो है माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है सर, 100% करता है। दूसरा ये कि आप जो है इंटरटेनमेंट के लिए सबसे जो अच्छा साधन है वो ये है सर, आप कोई एक मूवी सिलेक्ट कर सकते हो कि एक मूवी को ख़त्म किया, बस दैट्स इट, हो गया। या फिर आप कर सकते हो कि नोवेल उठा सकते हो कोई अच्छी, वो आपको पसंद हो वो कर सकते हो। ये इसमें ऐसा नहीं कि यही नोवेल पढ़नी है, जिस टाइप की आपको नोवेल पसंद है वो नोवेल जी। उठा सकते हो, वो पढ़ सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि बाहर घूमने घर वालों के साथ चले गए कुछ देर के लिए, जैसे हम मार्केट जाते हैं या कहीं खाने पीने जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ चले गए, वो चीज़ें इससे ज़्यादा बेटर काम करेंगी, ना कि ये रील्स वगैरह या फिर हम कोई भी सोशल मीडिया ऐप है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। अब बात प्रिपरेशन की आ चुकी है, तो ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इस बात पर भी बात होती है कि एक विद्यार्थी, हमने बहुत कहानियाँ हमने भी सुनी जब हम जी सर। पहली बार प्रिपरेशन के चरण में आए। हमने सुना था कि एक लड़का या एक लड़की प्रिपरेशन के लिए आई थी, वो नहीं पढ़ती थी बिल्कुल भी, जी बढ़िया से आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे और उनका सिलेक्शन हो गया। और ये कहानियाँ हमें ही नहीं, हमसे पुराने जो दिग्गज लोग आए थे उन्हें भी सुनाई दी थी। जी सर। आज के विद्यार्थियों के पास भी ये कहानियाँ हैं, और अक्सर ये वो कहानियाँ हैं जो आपके दोस्त के दोस्त ने सुनाई होंगी। इनमें कोई बुनियाद नहीं होती, जहाँ तक मुझे, बिना पढ़े तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। सर पहली बात ये हमें जान लेनी चाहिए कि मेहनत के बिना सफलता नहीं है सर। नहीं मिलेगी। ये जो सोच रहे हैं कि कोई कह रहा है कि मैंने 4 महीने में पढ़ के सीजीएल निकाल दिया, वो सर मेरे हिसाब से वो हवाई बातें ही हैं। हो सकता है कोई एक आध एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा मिल जाता है सर लाखों में, ठीक बात। जो निकाल सकता है, झूठ नहीं है, लेकिन वो एक आध ही होता है सर। और हमें अगर हम हैं भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो हमें वो चीज़ें मान के नहीं चलनी चाहिए कि हम 4 महीने में निकाल देंगे। हमें मेहनत उसी हिसाब से करनी है जिस तरीके का कंपटीशन चला हुआ है। मेहनत को कम नहीं रखना है, मेहनत अपनी अच्छी ही करनी है। 10 घंटे 12 घंटे जितना हम सीटिंग निकाल पाते हैं, अच्छी सीटिंग निकालिए, अच्छी चीज़ों को पढ़िए, अच्छे टेस्ट सीरीज लगाइए, अच्छे टीचर्स को फॉलो करिए, तभी चीज़ें हो पाएंगी। और टाइम दीजिए, सबसे पहली बात है पेशेंस रखिए। ये नहीं कि 6 महीने में मैं सोच लूँगा कि एग्ज़ाम निकल, नहीं, अपने सिलेबस पे होल्ड कीजिए। टेस्ट सीरीज में देखिए कि हमारे पास क्या, कौन सी सब्जेक्ट में कमी चल रही है, कौन हमारा नहीं अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा इतना अच्छा है कि मैं उस पर होल्ड बनाए रखूँ। तो शेड्यूल क्या रहता था पढ़ने का? मेरा शेड्यूल सर अभी रेलवे के टाइम तो ये रहता था कि मेरे पास टीचिंग था कंप्लीट टाइम में, तो प्री तो सर मैंने ऐसे दिया था कि मैं ये देख रहा था प्री के लिए, तो मैं सोच रहा था कि मेरी तैयारी है, तो मैं करंट अफेयर देख के गया था एक बार, और जो चीज़ें मेरे को लग रही थी कि एक बार मोटी मोटी नज़र देख लेनी चाहिए, तो वो चीज़ें देख के गया था, तो प्री तो उसमें निकल गया था। पर मेंस में मेरी हेल्प की है सर लॉकडाउन ने। लॉकडाउन में मेरे पास टीचिंग के कोई लेक्चर था नहीं सर, तो घर पे मैंने यही सोचा था कि जीके जीएस का पोर्शन इसमें ज़्यादा रहता है। मैथ मेरा अच्छा था, रीजनिंग भी अच्छी थी, तो यही इसमें एक फ़ायदा और था, इंग्लिश नहीं थी। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वोकैब वीक है, तो ये रीज़न भी अच्छा था मेरे पास कि मैं रेलवे को सिलेक्ट जल्दी कर पाऊँगा। तो मैंने सर लॉकडाउन में जो है वो अलग अलग टीचर से, अलग अलग बुक से स्ट्रेटजी तैयार की कि इस तरीके से ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करूँगा, नोट्स बनाए। उसके साथ जब भी मैं टेस्ट देता सर, मेरी कोई भी मिस्टेक आती है, पहली बात तो एनालाइज अच्छे से करो सर टेस्ट को। आज का कोई भी स्टूडेंट है जिसको सफलता नहीं मिल पा रही है या फिर जो नया है इस दौर में, मैं उसको एक बात कहना चाहूँगा कि सर अगर हम 1 घंटे की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसमें 1 घंटा एनालाइज भी लगाओ। हम इसको बिल्कुल बेसिक से तोड़ते हैं। सबसे पहले एक बार मूल तरीके से सभी विषयों का अध्ययन करना, जी सर। उसके बाद रिवीजन। जी सर। मॉक कब लगाना चाहिए? जब आप पहली बार फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, या रिवीजन स्टेज में लगाना चाहिए, या रिवीजन के बाद लगाना चाहिए? और मॉक से क्या नई चीज़ें आपको सीखने को मिली, या क्या नया आपके ऐड होता है जो सिलेक्शन दिलवाता है? सबसे पहले सर जैसे मैंने सीजीएल को टारगेट किया है, तो सीजीएल का सिलेबस निकालिए सर, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ रखिए या चिपकाइए।
सबसे पहले देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट से मेरे को शुरुआत करनी है। कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाने जो आपको जीके जीएस में या फिर मैथ के साथ या रीजनिंग के साथ। सबसे पहले उसकी स्ट्रेटजी बनाइए कि मैं ये सब्जेक्ट पहले कवर करूँगा। किसी भी अच्छे टीचर को फॉलो करिए। आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए सर, पहले नोट्स बना के प्रॉपर। अब कई कहते हैं कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, मेरे माइंड में रहता है। तो माइंड में किसी के नहीं रहता, कोई भी नहीं होता ऐसा। नोट्स बनाइए सर प्रॉपर, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। अच्छा, नोट्स की बात चली है तो जी सर। एक बात और है, नोट्स बनाएं कैसे? जो सबसे बड़ा आम सवाल हमें भी फेस करने को मिलता है, विद्यार्थी अक्सर ये पूछता है, सर नोट्स कैसे बनाएं? तो उसमें आपका क्या जवाब है? जी सर, नोट्स का मैं बताता हूँ सर कि पहले तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है सर जो हमने स्कूलिंग में इतने अच्छे से पढ़ रखी है कि वो चीज़ें हम नहीं भूल सकते सर। अब जैसे कोई पूछेगा कि देश कब आज़ाद हुआ, वो चीज़ें हमें नोट करने की जरूरत नहीं है सर। नोट वही चीज़ें कीजिए सर। आपको 1% भी अगर किसी चीज़ पे डाउट है कि मेरे को ये याद नहीं रहेगी, तो आप नोट करिए सर, 1% डाउट पे भी। अच्छा, नोट्स मेकिंग एक कला होती है वैसे, और नोट्स मेकिंग सबका अलग अलग हो सकता है। जी सर। कुछ को पैराग्राफ में लिखना पसंद है, कुछ फ्लो बुलेट चार्ट पॉइंट से में बना लगते लेते हैं, हैं, कोई कुछ चार्ट बुलेट बनाता पॉइंट्स है। बना लेते हैं। हाँ तो ये सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। आपको जिस तरीके से रिवीजन में सहायता मिले, जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि उस विद्यार्थी को वैसे नोट्स नोट्स बना तैयार कर लेने चाहिए। फिर रिवीजन के स्टेज पे आते हैं। अब जैसे ही हमारे सभी सब्जेक्ट हमें लगता है कि 80 to 90% कवर हो चुके हैं, 10% रहते हैं, मेरे हिसाब से उस टाइम हमें टेस्ट सीरीज की तरफ बढ़ना चाहिए रिवीजन करके। रिवीजन कैसे किया जाएगा सर? मेरा जो मानना था और जो मैं करता था, जैसे मेरा मैथ्स का एक चैप्टर हो गया तो मैंने उसको रिवाइज कर लिया साथ साथ। फिर 2 चैप्टर हो गए तो आधा उसका और आधा उसका, ऐसे करके रिवीजन करता था। जैसे 100 सवाल मेरे पास दोनों चीज़ों के हो गए सर, 2 चैप्टर्स के, तो 50 उसके कर लिए सर शुरू वाले और 50 इसके कर लिए। फिर 3 हो गए तो ऐसे ही करके मैं 30-30 करके करता था। जब तक आपके पास 20 चैप्टर हो जाएंगे, आपको एक चैप्टर से 10-10 सवाल करके पीछे तक का रिवाइज करते रहिए। उससे रैंडम तरीके से भी आप रिवाइज कर पाएंगे, एक चैप्टर की भी आदत नहीं होगी आपको, और पूरा मैथ आप रिवाइज भी कर लेंगे। और आप देखेंगे कि अगर ऐसे ही कंटिन्यू रिवाइज करते रहे तो जब तक आपका मैथ कंप्लीट होगा, मेरे हिसाब से आप कंप्लीट मैथ को ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 बार रिवाइज कर चुके होंगे सर, अगर ये मेथड हम अपनाते हैं तो। चैप्टर को साथ साथ में बार बार रिवाइज करते रहते हैं। और ये जो इन्होंने बताया, यही तरीका बाकी विषयों पर भी लागू होता है। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएं वैसे वैसे आप टेस्ट देते जा रहे हो, और टेस्ट से आपको पता भी ये लगता है कि मेरी कहाँ कमी रह गई है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, वो रिवीजन भी होता है। अब बात ये करते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। जी सर। हमेशा से ही रहा कि ऑनलाइन सिलेक्शन ज़्यादा देता है, ऑफलाइन सिलेक्शन ज़्यादा देता है। आपको क्या लगता है कि विद्यार्थी को ऑनलाइन ज़्यादा सपोर्ट करता है सिलेक्शन होने में या ऑफलाइन? सर ऑनलाइन और ऑफलाइन मेरे हिसाब से जिस बच्चे का जहाँ सूटेबल रहता है, दोनों तरीके से सिलेक्शन ले सकता है सर। ना ऑनलाइन ये कहता है कि मैं सिलेक्शन रोक दूंगा, ना ऑफलाइन ये कहता है कि मैं सिलेक्शन रोक दूंगा। पढ़ने वाला बच्चा ऑफलाइन में भी अच्छा करेगा। पढ़ने वाला बच्चे के पास अगर ऑफलाइन नहीं है कोई आसपास, ऑनलाइन हमें इस चीज़ में हेल्प कर रही है कि पहले जो था लोगों को दिल्ली आना पड़ता था सर, जी, या फिर चंडीगढ़ जाना पड़ता था, या फिर कोई बड़ी सिटी जिनके आसपास होती थी बड़े वहाँ शहरों में रहना जाना पड़ता था, वहाँ का जो है वो खर्च उठाना पड़ता था। वो चीज़ें ऑनलाइन ने आसान कर दी हैं। बट अगर ऑफलाइन आपके पास अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते हो, या किसी का माइंड अपना सेट हो जाता है कि वो ऑनलाइन नहीं अच्छा कर पा रहा, तो ऑफलाइन भी अच्छा है, ऑनलाइन भी अच्छा है। मैंने जो है सर कुछ टाइम ऐसा भी निकाला है कि टीचिंग करने के बाद कोई चीज़ मेरे को नहीं आ रही है तो मैं अब ऑफलाइन तो नहीं जा सकता था सर पढ़ने, तो मैंने ऑनलाइन से तैयार की वो चीज़ें। और ऑनलाइन काफ़ी अच्छी चीज़ें, ऑनलाइन में एक और रहता है सर, आपके पास रिकॉर्ड रहती हैं चीज़ें, कभी भी आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, उसको पॉज करके देख सकते हैं कि सर ने ये कैसे किया, उसको वहाँ रोक के आप फिगर को बड़ा करके देख सकते हैं कि हाँ ये सर ने ऐसे बताया होगा, सर ये चीज़ ऐसी हुई होगी। पहले ऑफलाइन में क्या होता था, या ऑफलाइन का एक चीज़ होती थी कि अगर आज हमें कोई प्रॉब्लम आई है घर पे तो हम नेक्स्ट डे पूछेंगे, लेकिन ऑनलाइन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उसको वीडियो को रिवाइज कर सकते हो, उसको स्पीड में भी कम में देख सकते हो, ज़्यादा में भी देख सकते हो। तो ऑनलाइन ने कुछ चीज़ें तो आसान की है हमारे लिए, और वो कोई शक नहीं, वो इसमें रिवोल्यूशन भी लेके आएंगे, चेंजेस भी आएंगे तैयारी में। बट क्या है कि अगर सबका अपना माइंड सेट नहीं है ऑनलाइन के लिए, तो ऑफलाइन भी अच्छा है और ऑनलाइन भी अच्छा मोटी मोटी बात यह है कि ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, डिसिप्लिन आपको रखना है। जी सर। अगर आप डिसिप्लिन से कर पाते हैं तो ऑनलाइन भी अच्छा है और ऑफलाइन भी अच्छा है। ऑनलाइन में कुछ सुविधाएं अतिरिक्त है। अब बात करते हैं भविष्य में आने वाले विद्यार्थियों की। आप क्या सलाह देना चाहेंगे भविष्य में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को? सर सबसे पहली बात पेशेंस रखें,
और अपने सभी जो जितना भी उसका सिलेबस है पहले रिवाइज करें अच्छे से, एक बार 2 बार। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगानी स्टार्ट करें। टेस्ट सीरीज की कॉपी अलग से बनाएं। ये सबसे मूल जो है ना वो कारण होता है हमारे सिलेक्शन का लेने का। टेस्ट सीरीज में हमें ये पता चलता है कि जो रीजनिंग का टॉपिक है, मान लो मेरे को कि सिलोजिज्म मेरे को नहीं आ रहा, तो आप उसको बैठकर 200 क्वेश्चन लगा दीजिए। कि मेरे को आ ही नहीं रहा तो पहले पढ़िए, 200 क्वेश्चन उसके लगा दीजिए। उसके बाद दोबारा टेस्ट सीरीज दे के देखिए कि सिलोज ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो टेस्ट सीरीज ही सोल्व कर पाएगा कि कौन सा चैप्टर वीक है और किस पे कितना ध्यान देना है। दूसरी बात, जीके जीएस का हमेशा ध्यान रखिए कि अलग से कॉपी बनाइए। जो चीज़ें हमें मिस्टेक हो रही हैं या जो चीज़ें हमने तुक्के से ठीक की थी, हमें आती नहीं थी, उस पर प्राउड फील मत करिए। उस पर प्राउड फील मत करिए। उसको लिख लीजिए कि हाँ मैंने आज तो ठीक कर दिया, कोई बात नहीं, बट मैं इसको बार बार रिवाइज करूंगा ये चीज़ें क्या है। और अगर आपको उसकी डिटेल नहीं पता है, गूगल की हेल्प लीजिए या फिर टीचर्स की हेल्प लीजिए, ऑनलाइन भी काफ़ी सारा कंटेंट है, तो आप उसको पहले डिस्क्राइब कीजिए कि ये चीज़ें इसमें है और ये मैंने नहीं पढ़ रखी है और ये मेरे नॉलेज में थी, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये जो अलग कॉपी बनेगी ये आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि हाँ जब मैं टेस्ट में जा रहा हूँ तो मेरे को उस चीज़ से ये लग रहा था कि हाँ कोई भी क्वेश्चन मेरे पास ऐसा नहीं है कि जो मेरी नज़रों से ना निकला हो। तो बात यह है कि सिस्टम से तैयारी करनी चाहिए। अब बात ये भी है कि क्या नहीं करना चाहिए। ओके, ये मत कीजिए कि क्वांट के आपने 5 बुक ले ली, जीके की 10 बुक खरीद ली, नहीं कर पाओगे। एक बुक लीजिए, अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। मेरे पास सिर्फ जीके की स्टैटिक प्लस में करंट एक ही नोट्स बनाए थे सर मैंने, जो एक ही कॉपी होती है, लेकिन उसको मैंने कितनी बार रिवाइज किया था मेरे को खुद को नहीं पता। मेरे को नेक्स्ट पेज पे ये पता था कि ये क्वेश्चन है। मूल बात ये कि एक पे टिके रहे, या तो किसी के हो जाए या किसी को अपना कर लें। जी सर, जिस किताब पे आपने विश्वास कर लिया उसी पर टिके रहें, अपडेट करते रहें, जी बशर्ते सर, चीज़ों को मूल अपडेट बात ये करते है। रहे, उसी में ऐड ऑन करते रहे, बट ज़्यादा चीज़ों को ना पकड़ते हुए किसी सिलेक्टेड चीज़ों को पकड़िए, 1 को 2 को 3 को मैक्सिमम, और उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। अब एक और मूल बात, बड़ी बात, मोटिवेशन कैसे मिले। सर सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए तो मेरे घर वाले थे सर। मैं अपने माँ बाप को देखता था कि वो किस सिचुएशन से मेरे को गांव से निकाल के लेके आए हैं, पढ़ाने के लिए यहाँ खर्च उठा रहे हैं मेरा, और वो कैसे मेरे लिए मतलब इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, और फिर मैं उनको सफलता अगर नहीं दिखा पाता हूँ तो फिर वो मेरी ही गलती है सर, वो माँ बाप की नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से। और इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे हिसाब से दुनिया में कोई नहीं दे सकता सर। हम कहते हैं कि आप उसको देख लीजिए, XYZ कोई भी किसी को भी फॉलो कीजिए, मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता सर। मोटिवेशन सिर्फ आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली, आपका मनोबल, आपके अंदर मनोबल है कि नहीं मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, और उसके बाद चीज़ें कैसे बदल जाएंगी, वो जो चीज़ है वही मोटिवेशन दे सकता है। कि मैं अब जैसे मैंने कहा कि मैं रेलवे में लग गया, तो मान लो मेरे को घर बनाना है या फिर मेरे को घर वालों को सपोर्ट करना है, बहन की शादी करनी है, वो चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है सर। उसके अलावा स्टूडेंट को मुझे नहीं लगता सर कोई मोटिवेशन दे सकता है। सही बात है, मोटिवेशन आपका आंतरिक भाग होता है, मतलब अंदर से फील होना चाहिए। और मोटिवेशन के लिए अक्सर बहुत बार हमारे जो सर थे वो भी एक कहानी सुनाया करते थे कि सोच के देखना जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, जब सैलरी से, पहली पैसे से, कमाए हुए पैसे से जब आप अपने पापा के लिए शर्ट ले जाएं, अपनी माँ के लिए साड़ी ले जाएं, बहन के लिए कुछ सामान ले जाएं, तो वो उस दिन उनकी आंखों में जो चमक होगी वो ज़िंदगी में आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। वही मोटिवेशन सबसे अच्छा होता है और वही सबसे बड़ा मोटिवेशन भी होता है। खैर, मोटिवेशन सबको, अब हमारा तो यही कहना है कि मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए, ना शायरी ना शेर, ठीक है वो सारी जगह अपनी है, लेकिन जब तक अंदर आग नहीं लगेगी कि सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि क्या सिलेक्शन नहीं हो, कई बार हम उस बात पे भी बात करें कि कई बार नहीं भी होता, विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन नहीं होता, तो उसकी मनोदशा इस प्रकार हो जाती है कि मैं जीवन में असफल हो गया, और ये कच्ची उम्र में टूटा हुआ दिल होता है कि उसने एक एग्ज़ाम को बहुत ही शिद्दत से चाहा, बहुत मेहनत करी और उसका नहीं हुआ। जी सर, उसको कैसे टैकल करें? क्या एक परीक्षा के पीछे ही अपने आप को खराब कर लेना उचित होगा? जी सर, मैं बताता हूँ इसके बारे में कि अगर हमारे पास किसी भी रीज़न से सर, वो रीज़न कोई भी हो सकता है हमने कोशिश की और हम पॉइंटों से रह गए सर, लास्ट एग्जाम था शायद वो, हमने उसमें अच्छी कोशिश की फिर भी नहीं हो पाया, तो पहली बात तो सर गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब हमारे लिए ज़िंदगी नहीं है सर, उसके आगे भी चीज़ें होती हैं। पहली बात ये है कि अगर हमने अच्छे से मेहनत की है तो हम टीचिंग कर सकते हैं सर, पहली बात तो ये, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं सर,
अपने आगे की चीज़ें सोचने के लिए सर, जैसे मैंने मास्टर कर रखा है तो मैं नेट कर सकता हूँ सर ट्राई, उसके बाद फिर प्राइवेट टीचिंग पहले कर सकता हूँ, उसके बाद गवर्नमेंट के लिए भी मेरे पास ऑप्शंस खुले रहेंगे। अगर ये नहीं करना तो फिर प्राइवेट चीज़ें काफ़ी सारी हैं सर। और मुझे भी ये लगता है कि अगर आपने सीरियस तरीके से पढ़ाई करी है, मन लगाकर, आपको ये देश ये दुनिया समझ में आ गई है, जी सर। तो जो भी काम करेंगे, चाहे आप छोटी परचून की दुकान भी खोलेंगे या कहीं कपड़े की दुकान भी खोलेंगे, तो उसमें आप लाखों की भीड़ से अलग होंगे। बिल्कुल। क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता अलग है, आप देश दुनिया को समझते हैं जी। और जिंदगी में वही सफलता है, सही मायने में वही सफलता है सर। एक व्यक्ति तो बन जाता है सर तैयारी के बाद, हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं, दुनिया को एक अलग नज़र से देखने लग जाते हैं, और वही हमें ऊपर लेके जाता है। हम जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में ही अच्छा करें, अपना छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं सर। हम खेती भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक आजकल तो चीज़ें चली हुई हैं सर, जो लाखों पैसे कमा रहे हैं सर। तो वही है कि एक चीज़ पे ऐसा नहीं रहना कि ये खत्म हो गई तो अब जिंदगी है ही नहीं, आगे फुल स्टॉप लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत कीजिए दूसरी चीज़ों की, उसमें भी आप अच्छा करेंगे। अक्सर ये समस्याएं सब जगह जब भी आई हैं, मेरे सामने भी कभी कभी आई, तो हमारा यही कहना होता था और मेरा ये कहना होता था कि मैं पैदा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था, या मैं जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन मेरे घर वालों ने नहीं कहा था कि ये आईएएस है, ये आईएएस बनेगा। जी सर। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। और जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाएं, प्रिपरेशन को इतना बेहतरीन तरीके से कर लें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और सभी काम में आपको महारत भी होगी। जहाँ तक कि मैं बड़े मतलब इसको दमदार तरीके से कह सकता हूँ कि जिसने भी प्रिपरेशन अच्छे से करी है, और ये मेरे सामने परिणाम है, जी सर, जितने बैचेस हमने देखे, जितने ग्रुप हमने देखे सीरियस कैंडिडेट्स का, या तो उनका सिलेक्शन हो गया, नहीं भी हुआ, जिस भी क्षेत्र में है वो बड़ा कमाल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं सर। वही बात थी। आज हमारी बात हुई दिनेश भारद्वाज सर से और इनका सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी में हुआ। समझने वाली बात यह है कि संघर्ष, विपत्ति, आपदा, चुनौतियां, ये सारे सिर्फ और सिर्फ नाम है। डिसिप्लिन, अनुशासन, एक सही तरीके से तैयारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जी सर। और बाकी आप पीडब्ल्यू के भी कुछ फैकल्टियों से पढ़े हैं, या पीडब्ल्यू के फैकल्टियों से आपका कोई वास्ता रहा है, नहीं रहा है? सर कौशल आनंद जो सर है रीजनिंग के, कुशल आनंद जी सर, उनसे मैंने रीजनिंग पढ़ी है। रीजनिंग मैंने उनसे ही पढ़ी है सर। रीजनिंग में कहीं 1-1.5 महीना पहले किसी और कोचिंग सेंटर में पढ़ी थी, पर उसके बाद रीजनिंग मैंने कुशल आनंद सर से ही पढ़ी है। काफ़ी अच्छे टीचर है और पर्सनली भी अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। मैं उनसे मिला हूँ, पीडब्ल्यू में भी मिला हूँ मैं उनसे एक बार, तो काफ़ी आदर सम्मान के साथ मिलते हैं सर। और दूसरा एक मैम है भाग्यश्री मैम, मैं उनसे पॉलिटिक्स पढ़ा हूँ उधर, दूसरे किसी कोचिंग सेंटर में था, तब पॉलिटिक्स मैंने पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं मैम। हाँ, तो ये आपकी मुलाकात इनसे यहाँ हुई या पहले भी जानते थे आप? नहीं सर, पहले किसी कोचिंग सेंटर में मैं इनसे पढ़ा था। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला, जब मैं जैसे डीपीपी और ये सब कंटेंट डिलीवर करते हैं हम इनको, तो वो टीचर के साथ हमें मीटिंग भी करनी पड़ती है। तो कुछ अदर जो मेरे साथ एसएमई हैं, अदर सब्जेक्ट के, रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के हैं और जीके जीएस के हैं, उनसे पता चला कि ये टीचर हैं। तब मुझे पता चला कि मैं इनसे पढ़ा हुआ हूँ। तो कुशलानंद सर से तो मैं मिला भी हूँ, नोएडा वन में आए थे वो एक बार, तो अच्छा लगा दोनों को ही, कि उनको ये अच्छा लगा कि स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया और इधर काम कर रहा है मेरे साथ, और मेरे को ये लगा कि मैं उन्हीं टीचर के साथ काम कर रहा हूँ आज, जिन टीचर से मैं पढ़ा हूँ। तो प्राउड तो फील होता है उस चीज़ के लिए कि मैंने कुछ तो अच्छा किया ज़िंदगी में, कि जिन टीचर से एक दिन पढ़ रहा था कि मैं कुछ बन जाऊँ, आज उन टीचर्स के साथ काम भी कर रहा हूँ, उनके साथ कोऑपरेट करके कि चीज़ें सही जाए, कोई और सीख पाए, किसी और का सिलेक्शन हो पाए। तो अच्छा लगा सर वो दोनों चीज़ों का। चलिए, बहरहाल इस बात को यहीं पर थाम देते हैं, रोक देते हैं। हम और भी बातें करते रहेंगे, और भी आपसे आइडियाज़ शेयर होंगे, स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएंगी, टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताया जाएगा। समय समय पर आपको हम ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराते जाएंगे जिनसे आप ये भी सीखें कि क्या करना चाहिए और ये भी सीखें क्या नहीं करना चाहिए, और एक सही व्यक्तित्व एक समाज को किस तरीके से बदलता है, एक समाज का किस तरीके से वो आईना बनता है, उसके बारे में भी आप सीखे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको पसंद आई होगी, और बाकी जितने भी आपके सुझाव हों नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।